नमस्कार। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और फसलों में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है क्या, इसके क्या उद्देश्य है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि अर्थशास्त्र विभाग के कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर राकेश सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम। कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर लोगों की आजीविका कृषि पर आज भी निर्भर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है क्या और इसके क्या उद्देश्य हैं? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना अभी प्रारंभ की गई नई योजना है। जुलाई 2025 में ही प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं, जिसमें 100 ज़िलों को लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कृषि उत्पादकता कम है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो फसल सघनता है वो कम है, यानी जहाँ पोटेंशियल है कि यदि उसको मदद किया जाए तो इसकी उत्पादकता बढ़ सकती है, वहाँ किसान की आय बढ़ सकती है। इसी को लेकर के यह परियोजना उन 100 ज़िलों में आच्छादित की जाएगी और इसका उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य होगा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए, कृषि विविधीकरण को बढ़ाया जाए, सिंचाई सुविधा और भंडारण सुविधा का बढ़ावा को प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही जो आजीविका है उसको भी बढ़ाया जाए और ऋण की उपलब्धता को भी आसान किया जाए। जी, जिससे कि उसको इस सब कार्य के लिए जिस ऋण की आवश्यकता है, जिस पूंजी की आवश्यकता है, उसको बैंकों के माध्यम से उसको सुगम रूप में उपलब्ध करा दिया जाए। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब बताया कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की बात कही गई है, तो इसके लिए किस तरह की सरकार योजना बना रही है कि कैसे हम जो 100 कम ज़िले हैं जहाँ की उत्पादन या उत्पादकता वहाँ की कम है, तो कैसे उत्पादकता को बढ़ाया जाए? जी, आपने ठीक कहा। ये इसके पहले 2018 में सरकार ने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी ज़िलों का चयन किया था। नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाया था, उस इंडेक्स के आधार पर इन ज़िलों को चयनित किया गया और वहाँ पर यह प्रयास किया गया कि उसमें उत्पादन से लेकर के आय बढ़ाया जाए और वह सफल प्रयोग रहा। उसी तर्ज पर इस 100 ज़िलों का जो चयन होगा, इसमें यह है कि पूरे 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे और एक अकेले मंत्रालय इस कार्य को नहीं करेगा। इसमें 11 मंत्रालयों का समावेश होगा, जिसमें 36 प्लान बनेंगे, 36 परियोजनाएं रहेंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल से यह परियोजना, जिस जिलों को चयनित किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी, परियोजना बनेगी कि कहाँ क्या आवश्यकता है, कैसे हम सिंचाई सुविधा बढ़ा करके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कौन सी तकनीकी हम किसान को दें जिससे कि उसका नुकसान कम हो और उत्पादन बढ़ जाए, किस फसल के लिए उपयुक्त है, किस इंटरप्राइज के लिए केवल फसल ही नहीं रह गया है, उसमें मछली पालन, उसमें दुग्ध उत्पादन, हनी भी, ये सभी इंटरप्राइजेस उससे संबंधित जो भी कृषि कार्य है, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो। जी हाँ, तो इन सब का समावेश करके, विविधीकरण करके और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, उत्पादन के बाद जो नुकसान है, चाहे वो भंडारण की वजह से होता हो या दूसरे वजह से होता है, वो भी नुकसान ना हो। और ये एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी बड़ी समस्या है, कटाई या तोड़ाई उपरांत जो लॉसेज होते हैं। जी, तो इसके लिए इस बार पहली बार ये व्यवस्था इस परियोजना में की गई कि नहीं, पंचायत स्तर पर हम भंडारण को सुदृढ़ करेंगे, ब्लॉक स्तर पर सुदृढ़ करेंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में भी जो लॉसेज होते हैं, जो नुकसान होता है, वो ना हो और वहीं का उत्पाद वहीं पे भंडारित हो करके और फिर वो मार्केट में जाए। तो इन सब को लेकर के जो, और डॉक्टर साहब ये इसमें भंडारण में है कि ब्लॉक और न्याय पंचायत लेवल पर उसको प्रमोट किया जाए। जी, इसमें उसी स्तर पर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ही भंडारण की सुविधा देने की बात की गई है और उसको सुदृढ़ करने के नए भंडारण कक्षों की व्यवस्था करने के लिए पैसा, उसमें करीब 24,000 करोड़ रुपया वार्षिक इसका आउटले है, जो कि सभी मंत्रालय मिल के करेंगे। तो इस तरह से आप ये देखें कि प्रोडक्शन से लेकर के और सप्लाई चेन, अंतिम
उसके उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पूरा समग्र विकास की बात की गई है। केवल फसल उत्पादन यानी एक जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी बात नहीं, सब्जी, फल, दूध, हनी बी से लेकर मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात कही गई कि फसल की सघनता को बढ़ाया जाए जहाँ की लो प्रोडक्टिविटी है जी। तो इसीलिए सिंचाई इसमें मुख्य इंटरवेंशन है। जब फसल सघनता बढ़ाने के लिए सिंचाई का बढ़ना जरूरी है, इसीलिए सिंचाई पर इसका ज़्यादा फोकस है। और उस सिंचाई में भी सिंचाई बढ़ाते समय सोलर पंप पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, ड्रिप इरिगेशन पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज ये भी बात आ रही है कि जो संसाधन हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो जल हो चाहे जो भी संसाधन है, उसकी यूज इफ़िशियंसी, प्रयोग क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जाए। जैसे हमारी वाटर यूज इफ़िशियंसी को हम 2047 तक चाहते हैं कि उसको बिल्कुल इतना बढ़ा दिया जाए, 80% तक कर दिया जाए, जिससे कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात आती है वो सफल हो सके। तो इस तरह से यह परियोजना बहुत ही समग्र रूप से बहुमुखी परियोजना है, जिसका किसान 1.7 करोड़ किसानों को जिसका लाभ मिलेगा। और इसमें बात कही गई है आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया जाए और लोगों को आजीविका से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, ये एक मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए ये भी कहा गया है कि ऋण उपलब्धता, सुगमता उसकी बढ़ी जाएगी। चूँकि आप जैसा जानते ही हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ की 86% किसान सीमांत और लघु श्रेणी में आते हैं। औसत जो जोत का आकार है 1.08 हेक्टेयर है, जो हमारे तो टोटल 146 मिलियन फार्मर हैं। अब ऐसी स्थिति में इन छोटे और किसानों को, सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए, आजीविका बढ़ाने के लिए, जब तक हम दूसरे व्यवसाय को प्रमोट नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इसीलिए कृषि विविधीकरण की बात की गई है। इसीलिए अन्य जो बातें हैं, भंडारण से लेकर मार्केट तक ले जाने की बात की गई है। इतना ही नहीं, इसके लिए जो आवश्यक है उन मशीनरी, उन यंत्रों को भी उपलब्ध कराने का समावेश इसमें किया गया है, क्योंकि आज लेबर की भी प्रॉब्लम है। तो उस लेबर को मशीन रिप्लेस करेगी, मशीन वो सीमांत किसान कैसे खरीदेगा, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है, जिससे कि लागत कम आए और आमदनी अधिक हो जाए, विभिन्न स्रोतों से आमदनी बढ़ जाए और ओवरऑल उसकी आजीविका बनी रहे, आजीविका में वृद्धि हो। और डॉक्टर साहब, किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए या निगरानी की व्यवस्था है इस योजना में? इसको 3 स्तर पर किया गया है। चूँकि जिले स्तर पर यह परियोजना लागू की जानी है, इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनेगी जो कि वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए, किसान की आवश्यकता को देखते हुए प्लान बनाएगी। जैसा कि मैं बताया कि 36 प्लान इसमें समावेशित हो जाएंगे और उसकी निगरानी वहाँ से होगी। फिर प्रदेश स्तर पर जो समिति बनेगी वो देखेगी कि कहीं संसाधनों की कमी तो नहीं आ रही है, कहीं, और मॉनिटरिंग करती रहेगी। फाइनली जो राष्ट्रीय स्तर की कमेटी होगी उसमें एक डैशबोर्ड बनेगा और उस डैशबोर्ड में 117 परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हम कहते हैं, वो इंडिकेटर संकेतांक होंगे और उन्हीं संकेतांकों के आधार पर इसकी निगरानी की जाएगी। बीच में ज़रूरत होगी कुछ सुधार की, कुछ और ऐड करने की, जोड़ने की, उसको किया जाएगा, जिससे कि अगले 6 वर्षों में यह उस परियोजना अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि जो चयन की प्रक्रिया है वो किस तरह से करेंगे? मतलब जो कमेटियां हैं, जो 100 जिले चिन्हित किए गए हैं, तो उनके चयन की प्रक्रिया क्या है? जैसा कि मैं पहले बताया कि नीति आयोग ने एक सेट इंडिकेटर्स के आधार पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया था। उसी में जिन 2 ही मुख्य इसके इंडिकेटर्स हो गए जिसका चयन होगा, जहां उत्पादकता कम है, राष्ट्रीय उत्पादकता से भी कम है, प्रदेश की उत्पादकता के आधार पे भी कम उसकी उत्पादकता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल और पर दूसरा उसकी फसल सघनता कम है। यानी यदि बगल का डिस्ट्रिक्ट है और उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, फसल सघनता ज़्यादा है, तो क्या कारण है कि इसमें कम है? तो इसीलिए माना जा रहा है कि उसका पोटेंशियल है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब वहाँ संभावना है कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों और किसान भाइयों को इतनी सी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।